प्रणाम सभी को। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और इस महामारी को चलते सभी विद्यालय जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो हमारे बंद हो चुके हैं और इस तरह से विद्यालय बंद हो जाने से बच्चों की पढ़ाई का और शिक्षा का बहुत ही नुकसान हो रहा है। इसी नुकसान को देखते हुए हमारे विद्यालय ने इस वर्ष ऑनलाइन सेशन प्रारंभ किया है और इसी ऑनलाइन सेशन के तहत हमारी 11वीं कक्षा की आज से पहली कक्षा प्रारंभ हो रही है। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय के बारे में हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे। जिन भैया बहनों ने साइंस बायोलॉजी या साइंस मैथमेटिक्स ली हैं उन बच्चों के लिए आज से ऑनलाइन सेशन जो है वो प्रारंभ हो गया है। विज्ञान वैसे तो हम सभी ने 10वीं कक्षा तक सभी ने विज्ञान पढ़ के आए हैं। जितने भी भैया बहन आए हैं वो 10वीं कक्षा तक सभी विज्ञान पढ़ के आए हैं, लेकिन 10वीं कक्षा तक जो हमारी विज्ञान थी वो विज्ञान एक तरह से सभी प्रकार के मिक्स चलता था। उसमें हमारी केमिस्ट्री भी होती थी, फिजिक्स भी होती थी, बायोलॉजी भी होती थी, कुछ पर्यावरण से संबंधित टॉपिक भी उसके अंदर जोड़े जाते थे। तो अब तक हमने जो विज्ञान पढ़ी हैं वो बिल्कुल सामान्य से विज्ञान थी। उस सामान्य से विज्ञान के अंतर्गत ही हमने ये सभी प्रकार के विज्ञान की जो अलग अलग शाखाएं हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंतर्गत भी बहुत सारी शाखाएं आती हैं, जैसे वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान। तो इन सभी को बहुत ही अपन एक एक चैप्टर्स के रूप में या एक एक हेडिंग के रूप में पढ़ा होगा, लेकिन अब ये एक एक चैप्टर्स जो है वो हमारा पर्टिकुलर एक एक विषय बन गया है। आज अपन सामान्य में देखते हैं तो 11वीं कक्षा में आने के बाद हमारे पास जो होगी वो सामान्य हिंदी होगी, सामान्य अंग्रेजी होगी। उसके बाद जो हमारे पास विषय के रूप में हम चयन करेंगे तो हमारे पास भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और जिसके जीव विज्ञान नहीं है वो यहाँ पर गणित विषय का चयन करेंगे। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट जो है हमारी 11वीं कक्षा में साइंस लेने पे हमको पढ़ने पड़ते हैं। उसमें से सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी हम पढ़ते ही आ रहे हैं। विज्ञान के रूप में हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को भी सामान्य परिचय के रूप में अपन जानते आ रहे हैं। अब ये भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान जो है वो पर्टिकुलर हमारे सब्जेक्ट बन गए हैं। और जिन भैया बहनों ने जीव विज्ञान नहीं रखा है उनकी जगह उनके पास ऑप्शन है गणित। जिन लोगों ने गणित लिया है उनको जीव विज्ञान नहीं पढ़नी और जिन लोगों ने जीव विज्ञान लिया है उसको गणित नहीं पढ़नी। तो ये दोनों ऑप्शन में चलते हैं। बाकी ऊपर के जो 4 सब्जेक्ट है वो सभी के लिए समान है। हिंदी सभी को पढ़नी है, अंग्रेजी भी सभी को पढ़नी है, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ये 4 सब्जेक्ट जो है वो हमारे कॉमन हैं, जो हमें सभी भैया बहनों को पढ़ने जिसने साइंस सब्जेक्ट रखा है। उसके बाद हमारे पास चॉइस आती है कि हमें बायो लेनी है या मैथ्स लेनी है। तो जिन भैया बहनों को बायो लेनी है वो इन चारों के साथ बायो को पढ़ेगा और जिन भैया बहनों को गणित लेनी है या जिनका गणित में रुचि है वो भैया बहन यहाँ पर मैथ्स को पढ़ेंगे। आज से मैं अपने भौतिक विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ करूँगी, लेकिन उससे पहले हम सामान्य विज्ञान को समझ लेते हैं कि विज्ञान क्या है। ठीक है, विज्ञान जो है उसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं साइंस। ठीक है, विज्ञान को अपन कहते हैं साइंस। ये साइंस शब्द जो है, ये साइंस शब्द हमारे ग्रीक या जिसको बोलते हैं लैटिन भाषा, इस ग्रीक या लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? साइंसिया शब्द से। विज्ञान जो है, ये विज्ञान शब्द जो है साइंस इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं और इसी साइंस को ग्रीक या अंग्रेजी भाषा का एक नया शब्द है साइंसिया। इसी साइंस से इस साइंस की उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ होता है जानना।
जिसको कहते हैं टू नो, ठीक है, जानना, खोज करना, ये हमारा विज्ञान है। विज्ञान में हम अब तक देखते थे, हमने विज्ञान की परिभाषा तो सामान्य पढ़ के ही है कि विज्ञान कहते किसे हैं। तो विज्ञान जो है वो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। हम दिन भर में जो भी क्रियाएं करते हैं, हमारे जीवन में हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, सभी कार्यों में विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं, सुबह उठने से लेके सोने तक की हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, किसी न किसी रूप में हम देखें तो उन सभी में विज्ञान जो है वो शामिल होती है। तो विज्ञान की परिभाषा के रूप में देखें तो प्रकृति का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन, प्रकृति का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन जो है वो ही हमारा विज्ञान कहलाता है। उसी विज्ञान के अंतर्गत अब अपन देखते हैं कि इस विज्ञान के जो है वो 3 भाग है। हमारे जो सब्जेक्ट चॉइस करने के बाद अभी जो आते हैं वो 3 भाग हैं। भौतिक विज्ञान, जिसको हम फिजिक्स कहेंगे, रसायन विज्ञान, जिसे अपन केमिस्ट्री कहेंगे, और तीसरा हमारे पास है पार्ट जीव विज्ञान, जिसको अपन कहते हैं बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास मेन रूप से, जो हमारा बायोलॉजी नहीं लेता उसके लिए हमारे पास है मैथ्स। लेकिन अगर विज्ञान के रूप में देखें तो विज्ञान के जो 3 पार्ट के रूप में हमको पढ़नी है, उसमें पहला है हमारा भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान जो होता है उसमें हम हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ भी कार्य करते हैं, जो कुछ भी घटनाएं करते हैं, जैसे हमने फैन ऑन कर दिया, लाइट्स ऑन कर दी, हम गाड़ी या स्कूटी लेके अपने ऑफिस चले गए, और भी कई ऐसी घटनाएं, हमारा टीवी चालू करना, पंखा चालू करना, लाइट्स ऑन करना, जो कुछ भी घटनाएं हैं ये सारे हमारे विज्ञान के अंतर्गत। पंखा चालू करते हैं तो इसमें जो सिद्धांत लगता है, जो नियम लगता है, वो हमारे एक विज्ञान के अंतर्गत लगता है। रसायन विज्ञान है, इसके बारे में हम सभी प्रकार के रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे, केमिकल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ये भी हमारे दैनिक जीवन की हर घटनाओं में उपयोगी है। हम खाना खाते हैं तो खाना बनाने से लेके खाना पाचन करना, सब चीज़ों में हमारे विज्ञान के नियम लगते हैं। तो उनमें कोई ना कोई जो है वो केमिकल्स काम में आते हैं। जैसे हम भोजन का बात करें तो हम भोजन बनाते वक्त उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं उसको पकाने के लिए। तो बेकिंग सोडा क्या है? हमारा रसायन। खाने में हम सामान्य सी बात करें, नमक डालते हैं, नमक हमारा क्या है? एक प्रकार का केमिकल है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, जो रसायन या केमिकल के रूप में है। केमिकल का मतलब प्रत्येक वो चीज़ें जिसमें हमारे अणु, आयंस या उनसे जुड़े हुए होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं केमिकल्स। तो नमक से लेके दैनिक जीवन में कई ऐसी चीज़ें, जैसे प्लास्टिक्स बनते हैं तो उनमें भी अलग प्रकार के केमिकल्स लगते हैं। जो हमारे घर के अनेक पार्ट्स बनते हैं, जैसे हमने कोई प्लास्टिक के फर्नीचर बना दिया या प्लास्टिक की कोई अन्य चीज़ें बना दी, इसी प्रकार से वेस्टेज चीज़ों से हमने कुछ नया चीज़ें बना दी, तो ये सभी हमारा केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे अपन। फिर हमारा आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम पशु और मानव दोनों का अध्ययन करेंगे। पशुओं में खाना खाने से लेके उनमें किस प्रकार से प्रोसेस होता है, खाना किस प्रकार से खाते हैं, वो किस प्रकार से शरीर में प्रवेश करता है, कैसे उसका पाचन होता है, किस प्रकार से उसका उत्सर्जन होता है, मनुष्यों में जनन किस प्रकार से होता है, उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, हम सांस किस प्रकार से लेते हैं, ये सभी अपन पढ़ते हैं बायोलॉजी के तहत। यही अपन जनन, उत्सर्जन, श्वसन, ये सारी घटनाएं जो हैं वो सिर्फ मानवों में ही नहीं होती, ये सारी घटनाएं जो है वो पशुओं में भी होती है। तो पशु और मानव
दोनों का, सभी प्रकार का अध्ययन अपन जीव विज्ञान में करेंगे। इसके साथ साथ अपन जीव विज्ञान के अंदर पादपों का भी अध्ययन करेंगे, वनस्पति जगत के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन को बायोलॉजी में पढ़ने को मिलेगी। आज मैं मेरे विषय से शुरुआत करती हूँ। अपन भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अपन को इससे पहले अपने जो कोर्स चलता था वो RBSE का चलता था। गत वर्ष से अपने 11वीं कक्षा का सिलेबस जो है वो चेंज होकर NCERT का हो गया है। और इस NCERT के कोर्स के तहत जो है अपने भौतिक विज्ञान की जो है वो 2 पुस्तकें हैं। अपने फिजिक्स में कुल 15 चैप्टर्स हैं। 15 चैप्टर्स में से 8 चैप्टर जो है वो भाग फर्स्ट में है और 7 चैप्टर्स जो है वो भाग सेकंड में है। फिजिक्स के अपने पास टोटल 3 बुक्स हैं, भौतिक विज्ञान भाग फर्स्ट, भौतिक विज्ञान भाग सेकंड और प्रायोगिक विज्ञान का। आज अपन भाग फर्स्ट से ही शुरू करेंगे। भाग फर्स्ट में टोटल 8 चैप्टर है और उस 8 चैप्टर में पहला ही जो चैप्टर है हमारा फिजिक्स का, जो हमारा पहला चैप्टर है वो हमारा है भौतिक जगत। पहले ही चैप्टर से अपन शुरुआत करते हैं। तो फिजिक्स का अपन ने मैंने जैसा कि बताया आपको कि हमारे फिजिक्स में 3 बुक्स होगी, भौतिक विज्ञान भाग फर्स्ट, भौतिक विज्ञान भाग द्वितीय और प्रायोगिक जब से विद्यालय प्रारंभ हो जाएंगे तब से अपन पढ़ना शुरू करेंगे। अभी मैं जो शुरू करूँगी वो भौतिक विज्ञान भाग फर्स्ट करेंगे और भाग फर्स्ट का पहला चैप्टर है भौतिक जगत। ये भौतिक जगत पहला चैप्टर जो है इसमें से हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता। फिर आप कहेंगे हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई? हम पढ़ते तो इसीलिए कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो ये चैप्टर्स जो हैं वो हमारी पूरी फिजिक्स का बेस है, आधार है। हमें जो सामान्य से जानकारियाँ है कि फिजिक्स में है क्या, इन पूरी 3 बुक्स में क्या है, वो हमारे पहले चैप्टर में दिया हुआ है कि हमें क्या क्या पढ़ना है फिजिक्स के लिए, वो हमारे इस बुक में दिया हुआ है। तो फर्स्ट अपन फिजिक्स के शब्द से ही शुरू करते हैं। जैसे पहला हमारा शब्द है भौतिकी, ठीक है, फिजिक्स, ठीक है। ये भौतिकी शब्द जो है फिजिक्स है क्या? जिस प्रकार से अपन देखा था कि साइंस जो है वो लैटिन भाषा के साइंसिया से बना है, उसी प्रकार भौतिकी जो है ये भी लैटिन या हम बोल सकते हैं ग्रीक भाषा, ये हमारा लैटिन या ग्रीक भाषा का एक शब्द आता है फ्यूजिस। क्या शब्द है? फ्यूजिस। जिस प्रकार से वो हमारा शब्द था साइंसिया, उसी प्रकार से फिजिक्स जो है या भौतिकी शब्द जो है ये ग्रीक या लैटिन भाषा के फ्यूजिस शब्द से बना है। और इस फ्यूजिस शब्द का अर्थ जो है वो होता है प्रकृति। क्या अर्थ होता है इसका? प्रकृति, नेचर, ठीक है। साइंस हमने देखा कि विज्ञान जो है वो लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से है, जिसका अर्थ होता है जानना या खोज करना या ढूंढना, खोजना, ये सब अपन विज्ञान में शामिल करते हैं। अब उस विज्ञान के पार्ट के अंतर्गत अपन ने अपना चैप्टर शुरू किया भौतिक जगत और उसका पहला ही वर्ड लिया भौतिक। तो ये भौतिक शब्द जो है वो हमारे ग्रीक या लैटिन भाषा का जो एक शब्द आता है फ्यूजिस, इस फ्यूजिस शब्द से फिजिक्स शब्द बना है और इस फ्यूजिस का अर्थ होता था प्रकृति। इसीलिए हम फिजिक्स को लेते हैं कि प्रकृति में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं वो सारी घटनाएं जो है वो फिजिक्स के अंतर्गत होती है। अब इस फिजिक्स के अंतर्गत हमें अपनी बुक्स में क्या क्या पढ़ना है? तो हमें गति, बल, शक्ति, उष्मागतिकी, तरल, ठोस, द्रव, गैसों के यांत्रिक गुण पढ़ने हैं, उष्मागतिकी को पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं और उसमें फिजिक्स की अलग अलग शाखाएं हैं और इन अलग अलग शाखाओं का एक एक चैप्टर है हमारे पास। तो उन सभी चैप्टर्स को क्लियर करते हुए हमारे टोटल कितने चैप्टर्स है? 15 चैप्टर्स। उसमें अपन को फिजिक्स अपन ने देख लिया कि भौतिक की शब्द जो है वो फ्यूजिस से बना है।
अब अपन देखते हैं फिजिक्स शब्द अगर परिभाषा देवे, फिजिक्स की अगर परिभाषा देवे तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति के मूलभूत नियमों का विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन तथा विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में इनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, भौतिकी कहलाता है। भौतिकी कहलाता है। फिजिक्स क्या है? तो अपन ने परिभाषा दी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति के मूलभूत नियम, प्रकृति के मूलभूत नियम क्या है? अपन ने सामान्य से फिजिक्स पढ़ी है, उसमें अपन ने 10वीं तक गुरुत्वाकर्षण के नियम पढ़े हैं, न्यूटन के गति के नियम पढ़े हैं, पहले भी अपन ने केपलर के नियम पढ़े हैं। तो ये सारे जो नियम हैं, मूलभूत का मतलब जो पहले से बन चुके हैं, जो नियम अपन पढ़ते आ रहे हैं, जो बेसिक नियम हैं हमारे, वही हमारे प्रकृति के मूलभूत नियम है, जिनके आधार पर हम जो है वो ये दैनिक जीवन की घटनाएं जो है वो होती है। गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम, इन सब मूलभूत नियमों का अध्ययन करते हैं और इन अध्ययन के बाद इन नियमों का उपयोग हम प्राकृतिक की घटनाओं में, प्रकृति में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं उसमें इन नियमों का प्रयोग करते हैं। वो शाखा हमारी कहलाती है भौतिकी या फिजिक्स। ये हमारी फिजिक्स की थी परिभाषा थी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन तथा विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में इनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, तो वो हमारा भौतिक कहलाता है या भौतिकी कहलाता है। अब मूलभूत नियम, तो विज्ञान के जितने भी नियम होते हैं, कुछ तथ्य हैं कि विज्ञान के सभी नियम जो है, विज्ञान के नियम जो है वो सार्वत्रिक होते हैं। इम्पोर्टेंट बात है, सार्वत्रिक होते हैं यानी यूनिवर्सल। विज्ञान के जो नियम हैं या सभी नियम कह सकते हैं, विज्ञान के जो सभी नियम हैं वो सार्वत्रिक होते हैं। सार्वत्रिक कैसे होते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम हमारे यहाँ काम कर रहा है वही नियम हम किसी और जगह चले जाएंगे तो वहाँ भी कार्य करेगा। जिस प्रकार से हमारा पंखा यहाँ चलता है, जिस प्रकार से हम यहाँ गाड़ी चलाते हैं, यहाँ हम कोई भी मशीनरी काम में लेते हैं या कोई भी उपकरण काम में लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर उस उपकरण को किसी और जगह पे ले जाया जाए तो वहाँ भी वो उसी भांति कार्य करेगा। यानी उसके नियम जो है वो सभी जगहों पर समान रूप से लागू होंगे। तो समान रूप से लागू होना वही हमारा कहलाता है सार्वत्रिक, यानी सभी जगह जो है वो एक जैसे रहेंगे, परिवर्तित नहीं होंगे। तो विज्ञान के कोई भी नियम, गति का नियम ले लो, चाहे गुरुत्वाकर्षण का नियम ले लो, तो विज्ञान के जितने भी नियम हैं वो सभी जगह पर एक समान रहेंगे।
को बताता है कि विज्ञान के सभी नियम कैसे हैं, सार्वत्रिक। अगर वो परिवर्तित नहीं होते इट मीन्स वो नियम कैसा है, सार्वत्रिक है, किसी जगह पर परिवर्तित नहीं होंगे। लेकिन मान लो गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम देने के बाद न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम देने के बाद मान लो अब कोई नया साइंटिस्ट आता है, वो इसके विषय में और खोज करता है और खोज करने के बाद वो कुछ और नई बातें बताता है इनके बारे में, वो गुरुत्वाकर्षण के बारे में या उन्होंने जो नियम दिया था या कोई और भी जैसे गति के नियम हैं, कुछ भी और नियम है, जैसे हम चुंबक वाले चैप्टर्स में अपन दक्षिण हाथ का नियम पढ़ेंगे, वाम हस्त का नियम पढ़ेंगे, स्नो का नियम पढ़ेंगे। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे नियम दिए, लेकिन अब अगर कोई नया वैज्ञानिक आए और वो इन चीज़ों के बारे में खोज करे और कोई नया तथ्य ढूंढ निकाले या कोई नई बात ढूंढ निकाले तो उस नियम को हम चेंज कर सकते हैं। अगर वो बात पिछली वाली बात से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सही है, तो हम उस नियम में परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए विज्ञान के सभी नियम जो है परिवर्तन कर सकते हैं, इसीलिए विज्ञान के सभी नियम जो है वो कैसे हो जाएंगे, गतिशील हो जाएंगे। विज्ञान के सभी नियम गतिशील होते हैं, गतिशील यानी डायनामिक। गतिशील का मतलब ऐसे नहीं कि वो नियम चल के कहीं चले जाएंगे, ठीक है ना, नियम है, चल नहीं सकते, ठीक है। तो गतिशील का मतलब यही है कि अगर कोई नई बात उस विषय के बारे में सामने आ जाए तो उस नई विषय पहले वाले विषय से अगर ज़्यादा बेहतर है या ज़्यादा सही है तो हम उस नियम को बदल कर उसमें कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं और कुछ चीज़ें घटा भी सकते हैं, उस नियम को परिवर्तित कर सकते हैं। इसका मतलब विज्ञान के सभी नियम कैसे हैं, गतिशील है। पहली बात अपन ने बताई कि विज्ञान के सभी नियम कैसे होते हैं, सार्वत्रिक। सार्वत्रिक मतलब सभी जगहों पर वो समान रहेंगे, किसी भी जगह पे जाने पर वो परिवर्तित नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ न्यूटन ने जो गति का नियम दिया वो अलग था और किसी और जगह पे दिया वो न्यूटन की गति का नियम अलग था, नहीं, वो नियम जो है वो सभी जगह पर समान ही रहेंगे। लेकिन अगर अब उसके अंदर कुछ परिवर्तन करना हो तो वो परिवर्तन भी सभी जगह पे होगा, समझ में आ रहा है ना, वो परिवर्तन भी सभी जगह पे होगा। यहाँ हम जो परिवर्तन करेंगे वही परिवर्तन अन्य जगहों पर भी लागू होगा, तो उसका नियम जो है वो कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। तो आज अपन ने देखा विज्ञान क्या होता है। विज्ञान के बाद अपन ने देखा कि विज्ञान में अपन को 3 विषय पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अपन ने आज शुरू की फिजिक्स। फिजिक्स को देखा कि फिजिक्स जो है वो लैटिन भाषा के या ग्रीक भाषा के फ्यूजिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति या नेचर। फिर अपन ने उसकी परिभाषा देखी कि विज्ञान के वह शाखा जिसमें हम प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन करते हैं और प्राकृतिक घटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति करते हैं या उनका उपयोग करते हैं, तो वो हमारा फिजिक्स कहलाता है। फिर अपन ने 2 बातें देखी कि विज्ञान के सभी नियम जो है वो सार्वत्रिक होते हैं। सार्वत्रिक का मतलब है सभी जगहों पर समान रहेंगे। दूसरी बात अपन ने देखी कि विज्ञान के सभी नियम जो है वो गतिशील होते हैं। गतिशील का अर्थ है कि अगर हम कुछ परिवर्तन करना चाहें तो वो परिवर्तन जो है वो कर सकते हैं और ये परिवर्तन जो है वो सभी जगहों पर समान रूप से लागू होगा। आज बस इतना ही पढ़ते हैं, सामान्य परीक्षा थी। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे पढ़ेंगे। सभी लोग नोट्स बनाते रहे, नोट्स बुक डाल देवे, काम जो है वो करते रहे। ये ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई चल रही है तो अभी अपन ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे, लेकिन आपको काम जो है वो व्यवस्थित तरीके से नोटबुक में करना है, ठीक है। धन्यवाद।